आज की ये कहानी भारत की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की कहानी है। इससे पहले भारत में इतनी मालियत की बैंक से चोरी कभी नहीं हुई, यानी इससे ज़्यादा का माल इससे पहले भारत में किसी बैंक में लूटा नहीं गया था। ये कहानी कुछ स्पेशल इसलिए भी है कि जब चोरी हो जाती है बैंक में, उसके बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो चोर पुलिस को किस तरीके से कंफ्यूज करते हैं, अलग दिशा में भटकाते हैं और पुलिस भटक भी जाती है। लेकिन फिर पुलिस को अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो वापस से उस दूसरी इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाती है और फिर उसके बाद फिर चोर को पकड़ लेती है। लेकिन चोरी से लेकर चोरी के तरीके और चोरी करने के बाद चोर के पकड़े जाने तक इतना षड्यंत्र रचा गया कि शायद ही इससे पहले किसी चोरी में इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया होगा। और इससे पहले ना तो भारत में कभी इससे ज़्यादा की मालियत की चोरी हुई। ये कहानी केरल की है। होता ये है कि चार लोग जिनको ज़्यादा पैसे कमाने की हवस होती है, वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो ज़्यादा पैसा कमा सके। लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लीगल तरीके से कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आपको शॉर्टकट में पैसा मिल सके। अगर शॉर्टकट में आपको पैसा चाहिए तो आपको 2 नंबर का धंधा ही अपनाना पड़ेगा। अब ये 4 लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से इनको ज़्यादा पैसा इनके पास आ जाए। ये अभी सोच ही रहे थे कि उसी बीच साल 2007 में एक फिल्म रिलीज होती है, धूम फिल्म देखने के बाद इनको बैंक में रॉबरी करने का आइडिया आ जाता है। उसके बाद फिर वो लोग बैंक का सिलेक्शन करने के लिए निकल जाते हैं, इधर उधर देखने के लिए कि किस बैंक में चोरी की जाए। तभी उनको मल्लमपुरम, केरला के मल्लमपुरम में एक बैंक नज़र आता है जिसमें इनकी प्लानिंग सेट हो जाती है कि अगर चोरी करना है तो इसी बैंक में करना है। उसकी भी एक अलग स्टोरी होती है। उससे पहले ये लोग कई बैंक में जा के चेक कर चुके हैं कि इस बैंक में चोरी करना है। वो जहाँ जाते कई ऐसा बैंक ये सिलेक्ट भी कर चुके थे और वो देखते कि सन्नाटा इलाका है, सन्नाटे इलाके में ये बैंक है, और इस तरीके से वो बैंक को सिलेक्ट कर लेते। लेकिन फिर जब आगे बैंक दूसरा देखते तो उनको दिमाग में ये आता है कि वो बैंक नहीं बल्कि इस बैंक में चोरी किया जाए। लेकिन आखिरी इनका फैसला मल्लमपुरम के एक बैंक पे टिक जाता है, केरल ग्रामीण बैंक पे। उसकी वजह कुछ ये होती है कि जिस बैंक में इनको चोरी करना था वो बैंक एक अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर था। ग्राउंड फ्लोर के बाद फिर 2nd फ्लोर। और इस बैंक में चोरी करने का इरादा इनका इसलिए बना क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें पहले रेस्टोरेंट चलता था। रेस्टोरेंट वाला रेस्टोरेंट बंद कर चुका था। अब रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टी जो थी जिसकी, वो ऑनर वहाँ पर टू लेट का एक बोर्ड लगा देता है कि किसी को किराए पे ये जगह चाहिए रेस्टोरेंट चलाने के लिए, तो वो आके यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट चालू कर सकता है। इस तरीके का टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। ये जब इनकी नज़र टू लेट के बोर्ड पे पड़ती है और जब ये देखते हैं कि ऊपर इसके बैंक है, तो इनकी सारी प्लानिंग यहीं आपके रुक जाती है कि अब कहीं और नहीं जाना है बल्कि इसी बैंक में चोरी करना है। अब उसके बाद बिल्डिंग के ऑनर से बात करते हैं। उस अपार्टमेंट के ऑनर से बात करने के बाद उन्हें 50,000 रुपया एडवांस देते हैं। एडवांस देने के बाद बात हो जाती है कि हम इसमें रेस्टोरेंट अपना खोलेंगे और रेस्टोरेंट चलाएंगे। अब उसके बाद फिर रेस्टोरेंट में सब कुछ जाके देखते हैं, रेस्टोरेंट की तफ्तीश करते हैं। उसके बाद फिर ऊपर 2nd फ्लोर पर जाते हैं, बैंक पे नज़र रखते हैं। कई दिनों तक ये बैंक पे नज़र रखते रहे। बैंक पे नज़र रखने के बाद जब इनको कंफर्म हो गया कि लॉकर कहाँ है ये इनको पता चल चुका है, उसके बाद ये अब प्लानिंग की दूसरी कड़ी स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि इस रेस्टोरेंट को चालू करने के लिए पब्लिक को ये दिखाना था कि रेस्टोरेंट यहाँ पे खुलने वाला है। ये नई कुर्सियाँ और टेबल भी मंगा चुके थे अपने पैसे खर्च करके, और अंदर काम अपना ये दिखाते कि काम इस रेस्टोरेंट में चालू है। और होता ये कि एक और काम करते हैं, वो ये करते हैं कि मेन जो एंट्रेंस था इस रेस्टोरेंट के अपार्टमेंट से ऊपर जाने के लिए, उस रेस्टोरेंट के मेन गेट पे बोर्ड लगाते हैं कि कार्य प्रगति पर है, यहाँ पर आना जाना रोक दिया जाए। और फला तारीख को, ये तारीख भी देते हैं कि किस तारीख को ये रेस्टोरेंट खुल जाएगा। वो तारीख होती है 7 जनवरी 2008।
7 जनवरी 2008 को ये डेट दे देते हैं कि इस तारीख को ये रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और मेन एंट्रेंस ये बंद कर देते हैं। उसके बाद ये कुछ लोगों को बुला बुला कर अंदर अपना दिखाया भी करते हैं ताकि लोगों को ये शक ना हो कि ये कुछ प्लानिंग से आए, बल्कि ये रेस्टोरेंट ही खोलने का काम कर रहे हैं और अंदर इनके काम चल रहा है। ये करके लोगों को दिखाते ताकि किसी को शक ना पैदा हो। अब उसके बाद फिर ये सब कुछ अंदर काम करते हैं। उसी साइड में जिस तरफ लॉकर रूम था बैंक का, उसी तरफ ये तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। और तोड़फोड़ इस तरीके से करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के बाद जो सेकेंड फ्लोर होता है, जिस दिशा में लॉकर रूम होता है, उस दिशा की छत पे तोड़फोड़ करते हैं, यानी छत तोड़ के वो सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं। और ये सारी प्लानिंग कर चुके थे कि जब तक हम लोग इस छत को पूरी तरीके से तोड़ेंगे, वो डेट कौन सी होगी, वो तारीख कौन सी होगी और किस समय ये छत पे हम लोग तोड़ के अंदर जाएंगे ताकि बैंक खुला ना हो, बैंक बंद हो और किसी को पता ना चले। ये सब कुछ वो कर लिए थे। वो दिन तय किए थे संडे का, और बाकी रात के टाइम ये तोड़फोड़ चालू करते ताकि किसी को आवाज का पता ना चले कि किस दिशा में ये तोड़फोड़ चालू हो रही है। अब उसके बाद ये लोग तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद फिर धीरे धीरे करीब पहुंचते हैं। अब सैटरडे की रात को ये लोग तोड़फोड़ दोबारा शुरू करते हैं जब बैंक बंद हो जाता है। बैंक के बंद होने के बाद इनकी तोड़फोड़ आखिरी स्टेज पे पहुंचती है और उसके बाद एक वक्त आता है जब ये लोग अपनी तोड़फोड़ पूरी कर चुके थे। जब ये तोड़फोड़ पूरी हो चुकी, अब बैंक के लॉकर रूम में ये एंट्री कर चुके और अपने साथ सभी कटर और जितने भी इक्विपमेंट होते वो सब ये लोग लॉकर रूम में लेके जा चुके थे। उसके बाद वहां से पूरा लॉकर तोड़ते हैं। लॉकर तोड़ने के बाद फिर वो सारे जेवरात और कैश जो भी वहां पे मौजूद होता है वो सब कुछ बैग में भरते हैं और बैग में भरने के बाद फिर उसी रास्ते से वो नीचे आते हैं और फिर उसी रात को वो अपार्टमेंट, वो रेस्टोरेंट का एरिया खाली करके वो गायब हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये चोरी जो हुई वो चोरी लगभग 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश चोरी हुए थे। अब उसके बाद फिर ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। संडे पूरा दिन बैंक बंद होता है। सिक्योरिटी गार्ड बैंक के काफी दूर खड़ा होता है, जहां पर बाहरी हिस्से में। और उसके बाद किसी को भी, पूरे शहर को ये नहीं पता चला कि ये बैंक में चोरी हो चुकी है। भारत की सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ी बैंक रॉबरी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, वो केरल के मल्लमपुरा बैंक में, केरला ग्रामीण बैंक में हो चुकी थी। लेकिन केरला वासी को अभी तक कोई भी भनक नहीं पड़ी थी। अब उसके बाद संडे जाता है। मंडे के दिन जब सुबह स्टाफ आता है और बैंक मैनेजर आता है, जब बैंक खुलता है, बैंक खुलने के बाद जब मैनेजर जाता है लॉकर रूम में और जैसे ही लॉकर खोलता है तो उसको रोशनी पता चलती है। एक सुरंगनुमा जमीन पे खोदा हुआ होता है। जब वो देखता है तो वो चक्कर खाने लगता है, उसे गशी आने लगती है। अब उसके बाद यहाँ से बैंक कर्मचारी का काम खत्म होता है। उसके बाद अब पुलिस का काम शुरू होता है, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी केरल की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी चोरी, और पुलिस वाले के भी पांव सूज चुके थे। अब वो परेशान कि क्या किया जाए। उस वक्त के वहाँ की एसपी, उनकी निगरानी में सारी तफ्तीश होती है। पुलिस पता करती है कि कितने का माल चोरी हुआ। सब कुछ पता करने के बाद पता चलता है कि 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश यहाँ से निकाले गए। अब उसके बाद पुलिस अलग अलग दिशा में तफ्तीश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। कुछ लोग जो बाहरी थे, जो उन चोरों को देखे हुए थे, उनसे नक्शा भी बनवाया जाता है, लेकिन उसका भी पुलिस को कोई फायदा नहीं पहुंचता। उसके बाद फिर पुलिस के ऑफिसर जो वहां के एसपी थे, वो लॉकर रूम की दोबारा से तफ्तीश के लिए अंदर जब जाते हैं तो वहां पर एक दीवार पे एक मैसेज लिखा हुआ था, कुछ एक नोट लिखे थे। जब एसपी की नजर वहां पड़ती है तो वो देखते हैं कि लिखा हुआ है जय माओ। माओवाद का शॉर्ट फॉर्म, यानी नक्सली की जो सोच होती है, माओवादी सोच, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ था कि जय माओवाद। जय माओ लिखते ही पुलिस को ये समझ में आ गया था ये किसी और का नहीं बल्कि ये नक्सल का काम है। जबकि नक्सल अलग अलग एरिया में बैंक रॉबरी करते, अपने हथियार को बढ़ाने के लिए, अपने हथियार की खरीदारी करने के लिए वो बैंक में रॉबरी किया करते थे। अब पुलिस को ये लगा कि ये माओवादियों का काम है। अब उसके बाद फिर पुलिस छत्तीसगढ़ तक चली जाती है, माओवादियों के गढ़ में, नक्सलियों के गढ़ में। वहां से अपने जासूसों से पता लगाती है कि कौन हो सकता है। अलग अलग नाम सामने आते हैं, पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन यहां से भी पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। तभी एक अनजान कॉल आती है पुलिस को, और वो कॉल पे कॉलर ये कहता है कि फला होटल के फला रूम में लगभग
जिस बैंक से ये चोरी हुई उस बैंक के कुछ सोने का हिस्सा वहां पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक नक्सली रुका हुआ था। अब उसके बाद फौरन भागते हुए केरला पुलिस वहां जाती है होटल में जाने के बाद जब कमरे को चेक करती है तो वाकई में वहां से 1 किलो वही सोना जो उस बैंक से चोरी हुआ था वो वहां पे मिलता है। अब पुलिस को और कंफर्म हो चुका था कि ये नक्सलवादियों का काम है कि इस होटल में नक्सल रुका और 1 किलो सोना यहाँ से मतलब बरामद हुआ है। अब पुलिस फिर नक्सली रूट पे अपनी तफ्तीश को जारी रखती है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद पुलिस को यह लगता है कि पुलिस को यह भटकाया जा रहा है, यानी चोरों के जरिए चोरों की यह प्लानिंग थी कि पुलिस की तफ्तीश को दूसरे रूट में डाइवर्ट करके अपने आप को बचाना है। पुलिस ये समझी, लेकिन ये काफी वक्त हो चुका था। अब पुलिस वापस से उस रेस्टोरेंट के उस अपार्टमेंट में जाती है जहां वो लोग काम कर रहे थे, जहां से वो सुरंग छत तोड़ के खोदी गई थी। उस जगह पे जाती है, तफ्तीश करती है, तो पुलिस को कुछ चीजें मिलती हैं, जिनमें से एक लेडीज सैंडल, जबकि उन 4 चोरों में एक चोर लेडीज भी थी जो पति पत्नी 2 आपस में वहां पर थे। उनमें से एक की जो सैंडल लेडीज सैंडल मिली और कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो ब्लास्ट करने के काम आते हैं लॉकर रूम में वो मिले और इसी तरीके से कुछ औजार मिले। अब पुलिस उसी तफ्तीश में थी और इस बीच भी पुलिस को अभी कुछ हाथ पुलिस के नहीं लग रहा था। पुलिस ये समझ चुकी थी कि जो भी हैं यही चोर हैं। अब उसके बाद फिर पुलिस थोड़ा तफ्तीश के नज़रिए को बदलती है, तफ्तीश के तरीके को बदलती है। अब वो साइबर डिपार्टमेंट की तरफ जाती है, साइबर डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर्स को लेती है और मोबाइल कंपनीज को लेती है और ये तफ्तीश करवाना चाहती है कि उस एरिया का जो मोबाइल टावर है उस टावर से उस रात यानी 29 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक कितने मोबाइल एक्टिव थे जो उस टावर से कनेक्टेड थे। और जब साइबर की टीम और बाकी मोबाइल कंपनी की जो टीम थी वो जब इस सारे नंबर्स को निकालती है तो 25 लाख नंबर निकलते हैं। 25 लाख नंबर देखने के बाद पुलिस के वैसे ही हाथ पैर सूज गए। उसकी वजह यह कि एक नंबर निकालने के लिए, एक नंबर पकड़ने के लिए हमें 25 लाख नंबर चेक करने पड़ेंगे और यह भी कंफर्म नहीं कि वो नंबर उस व्यक्ति का हो। पता नहीं उसके पास मोबाइल था कि नहीं था जिस वक्त ये चोरी हुई, ये भी अभी कंफर्म नहीं। लेकिन पुलिस हिम्मत नहीं हारती है, पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाती है। मोबाइल कंपनी और साइबर टीम अलग तरीके से लगती है और सारे मोबाइल नंबर्स को चेक करती है, कई नंबर को शॉर्टलिस्ट करती है, उसे चेक करती है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। 24,99,999 नंबर चेक हो चुके हैं। एक नंबर जो कि 0 लाइन पे आ गया, यानी पुलिस को अब इस नंबर पे शक हो चुका था, क्योंकि इस नंबर का एड्रेस और इस नंबर का जो भी डिटेल थी वो सब कुछ गलत थी, वो सब कुछ पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही थी। अब पुलिस क्या करती है कि इस नंबर को सर्विलांस पे लगाती है। सर्विलांस पे लगाने के बाद अब पुलिस कई दिनों तक इस नंबर पर निगाह अपनी जराए रहती है। उसी के बाद फिर पुलिस को यह पता चलता है कि ये केरल के ही एक इलाके में एक जोसेफ नाम के व्यक्ति का नंबर है। पुलिस जब तफ्तीश करती है तो उसके बाद फिर जोसेफ के घर जाती है। जोसेफ के घर जाने के बाद जोसेफ वहां पे पुलिस को मिल जाता है। पुलिस जोसेफ को उठाती है और उठाने के बाद फिर उससे पूछताछ करती है। उसके जरिए बाकी 3 लोग जो थे, एक लेडीज और 2 व्यक्ति, 2 मर्द, वो उन्हें उठाती है। अब उसके बाद लगभग आधा घंटा तक पूछताछ चलती है। उसी पूछताछ में ये चारों लोग टूट जाते हैं। अब उसके बाद ये सारे सच उगलने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जितना माल इन्होंने चोरी किया था वो सारे माल पुलिस वापस जब्त करती है, लेकिन फिर भी उनमें से कई लाख रुपए के माल गायब हो चुके थे, वो खर्च हो चुके थे, क्योंकि चोरी से लेके तफ्तीश किए जाने तक जो वक्त लगा वो 55 दिनों तक था, यानी 2 महीने के करीब। अब इन 55-56 दिनों के बीच की तफ्तीश में ये लोग खूब अय्याशी किए, खूब खर्च किए। उसके बाद फिर पुलिस के हाथ लगे। अब उसके बाद फिर पुलिस से जब पूछताछ हुई, पुलिस ने पूछताछ किया तो बताया कि इन्होंने चोरी का आइडिया धूम फिल्म देख कर लिया था। इन्होंने धूम फिल्म जब निकली उसे देखा तो इनके दिमाग में चोरी का आइडिया आया और इस तरीके से इन्होंने बैंक की रॉबरी की। अब पुलिस इन्हें पकड़ती है और फिर अदालत में पेश करती है। कानूनी कार्रवाई लंबे समय तक चलती है। लगभग 5 साल तक इनका केस अदालत में चलता है। 5 साल के बाद फिर अदालत इन्हें सज़ा सुनाती है।
3 मर्द जो थे उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है, कड़ी कार्रवाई की जाती है। और उसके बाद फिर जो एक महिला थी उस महिला को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। क्योंकि सजा सुनाने से और उनके पकड़े जाने तक 5 साल वक्त गुजर चुके थे, इसलिए महिला बरी हो चुकी थी, महिला छूट चुकी थी। बाकी जो लोग थे उन्हें 10 साल की सजा हुई। फिर ये लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी इनकी सजा को बरकरार रखा गया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी कोई मदद नहीं की। इस तरीके से ये चोर पकड़े गए और इन्होंने कई तरीके अपनाए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन पुलिस सही वक्त पे अपने फैसले को बदलती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को दूसरी तरफ लेकर जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि ये चारों व्यक्ति, ये चारों चोर पकड़े जाते हैं। ये थी आज की कहानी, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।